तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो सेट नंबर 3 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। इसके हैंड नोट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, या तो आप रैपिड स्टडी 1 लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो लोक नृत्य है घोड़े मोदनी लोक नृत्य कहाँ का है? तो गोवा का जो नृत्य है वो घोड़े मोदनी नृत्य है। जामदा कहाँ का है? तो जामदा जो है वो झारखंड का नृत्य है। खरेती कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हल्ली साका कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। वांदे मुरली कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। हाई हक की बात कर लेते हैं, ये त्रिपुरा का है। नूपा की बात कर लेते हैं, ये मणिपुर का है। डांगला की बात कर लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ का है। ग्रीडा की बात कर लेते हैं, ये मध्य प्रदेश का है। और तुर्का कलंगी की बात कर लेते हैं, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अन्य लोक संगीत की बात कर लेते हैं कि लोक संगीत कहाँ कहाँ के हैं। तो पाखंडा जो है ये कहाँ का है? पाखंडी कहाँ राजा जो है वो कैसा है? पाखंडी है। मंडोक गोवा कौन गया? मेढक जो है मंडोक में गया। टप्पा टप्पा जो है ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। लावम ला मन ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत है। 10 कठिया कहाँ का है? तो ये उड़ीसा के हैं। और अगर यहाँ के धनु यात्रा, नुआखाई और भी बहुत सारे जो है वो उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। पोवाड़ा की बात कर लेते हैं तो पोवाड़ा जो लोक संगीत है ये महाराष्ट्र का है। बिल्लू पपतू और अम्मानी इवारी ये कहाँ के हैं? ये दोनों जो हैं वो तमिलनाडु के हैं। साई कुती कहाँ का है? ये मिजोरम का है। सृजन कहाँ का है? सृजन आपने सुना होगा, ये मणिपुर का है। कहाँ पर है? मणिपुर का है। बुर्रा कथा की बात कर लेते हैं, जिसको ओगो स्टोरीज जिसमें लिखी गई है। बुर्रा कथा जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ओगा स्टोरीज कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश की है। बाखा और चक्री ये कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर के लोक संगीत हैं। घसियारी कहाँ का है? ये घसियारी जो लोक संगीत है ये उत्तराखंड का है। लोठिया कहाँ का है? तो लोठिया जो है वो राजस्थान का लोक संगीत है। संगीतकार की बात कर लेते हैं तो रंगीला घराना जो है इसके संस्थापक कौन है? तो ये CR व्यास है, जो कि ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं और ये एक शास्त्रीय गायक हैं। कौन है? ये एक शास्त्रीय गायक हैं। गंगूबाई और भीमसेन जोशी की बात कर लेते हैं, ये दोनों लोग जो हैं वो किराना घराना से संबंधित हैं। किससे हैं? किराने घराने से संबंधित हैं। और किराना घराना के जो फाउंडर है यानी कि संस्थापक हैं वो करीम खां और वाहिद खां को जाना जाता है। वैसे करीम खां जो है जो ज्यादातर पूछा जाता है, वाहिद खां को भी हम याद रखेंगे। गंगूबाई को जो है पद्म विभूषण जो है पद्म विभूषण इन्हें 2002 में मिला था। घराना के फाउंडर की बात कर लेते हैं तो जयपुर घराने के जो फाउंडर है यानी कि संस्थापक है वो कौन है? तो अलादिया खां है। आगरा घराने की बात कर लेते हैं तो आगरा घराना के जो संस्थापक हैं वो है कौन? सुजान खां। कौन है? सुजान खान है। पटियाला घराना की बात कर लेते हैं तो फतेह अली खां इसके संस्थापक हैं। किसके? पटियाला घराना के। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र किसको याद रखेंगे? तो बांसुरी को याद रखेंगे। हमने कल आपको पन्नालाल घोष और अन्य 2 नाम जो है वो इसके बताए थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना बांसुरी से संबंधित। अब आ जाते हैं पॉलिटी में। एक केस आता है बेरोवादी केस, जो कि 1960 में आया। इसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद में एक केस आता है 1994 में, जिसको हम बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग माना जाएगा। पहले बेरोवादी केस आता है, उसके बाद में जो है वो बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में आता है। पहले इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, बाद में इसको प्रस्तावना का जो भाग है वो माना गया। एक फिर इसके बाद में आता है कि केशवानंद भारती केस आता है, कब? 1973 में। इसमें जो है जजेस जो है वो भाग लेंगे, ठीक है। इसमें ये बोला गया केशवानंद भारती केस में। गोलकनाथ केस कब आता है? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि केस कब कब आए, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग है। जिसमें ये बोला जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसके लिए किसमें कौन सी चीज जोड़ी गई, किसमें कौन सी चीज हटाई गई और केस ये क्यों आते हैं, और इम्पोर्टेंट है कि कब आते हैं। गोलकनाथ केस जो है वो कब आता है? तो 1967 में ये गोलकनाथ केस आता है। सज्जन सिंह केस कब आता है? तो सज्जन सिंह केस जो है वो 1965 में आता है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन होता है? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन होता है, जिसको हम 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जानते हैं, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो जोड़ी गई थी। इसमें क्या बोला गया
कि जब अगर किसी चीज में संशोधन होता है तो उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता है, उसमें चीजें जो है वो जोड़ दी जाती हैं। उसकी जो चीजें जो है उनको परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसमें जैसे पहले जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, अगर वर्तमान की बात करें तो 450 प्लस अनुच्छेद हैं। क्या उन चीजों को जोड़ा गया है? उन्हीं में पार्ट डिवाइड करके, जैसे का है, खा है, गा है, इस तरीके से जो है मूल ढांचे को कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे जितने भी संशोधन कर दिए जाए। इसमें दो शब्द जोड़े गए, एक तो पंथ निरपेक्षता और दूसरा है समाजवादी। कौन से? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये दो शब्द जोड़े गए और इसमें मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो रसिया के संविधान से ये लिए गए हैं। कौन से मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल के 51 के भाग ए या फिर आ की बात कर लेते हैं, इसमें आते हैं। भाग 4 के का में इनको वर्णित बोला गया है कि इनको मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का में आते हैं। इसकी मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किसकी सिफारिश के द्वारा जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें कितने मेंबर थे? जिसमें 12 मेंबर जो थे इस कमेटी में, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई गई थी, इसमें 12 मेंबर जोड़े गए थे। इसमें ये बोला गया कि 8 फंडामेंटल जो है वो जोड़े गए थे। कब? 8 फंडामेंटल जोड़ने की बात कही गई थी। फिर कितने फंडामेंटल जोड़े गए? 10 फंडामेंटल जोड़े गए। फिर 11वां, वैसे वर्तमान की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। 8 को जोड़ने की बात कही थी, जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे। अब वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। 11वां कौन सा जोड़ा गया है? तो शिक्षा का जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको ऐड किया गया, जिसको किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है? तो 21A, 21 का या फिर 21 का ए बोल सकते हैं। ठीक है, इसका निपटारा यहाँ पे खत्म हो गया। किसका? मौलिक कर्तव्य का। 0 से लेकर 6 बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है वे किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 45 में। और आप सभी को पता है कि डीपीएसपी जो है, कौन से? डीपीएसपी जो है वो इसमें जोड़े गए हैं। 12 से लेकर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार है और इसके बाद में 35 से लेकर 51 तक जो है वो डीपीएसपी, यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आते हैं डीपीएसपी में। प्रस्तावना में क्या बोला गया है? प्रस्तावना में ये बोला गया है इसमें 3 प्रकार के जो न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 3 प्रकार के न्याय हैं और 2 प्रकार के समानता है। समानता कौन कौन से आती है? तो एक तो प्रतिष्ठा में समानता होनी चाहिए और दूसरी अवसर में समानता होनी चाहिए। उद्देश्यता क्रम क्या है? उद्देश्यता जो क्रम है इसमें बोला गया कि संप्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। इसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो शिशुपाल इसकी ट्रिक है। क्या है? संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, उद्देश्यता का जो क्रम है वो ये होना चाहिए। राज्य गठन की बात कर लेते हैं तो 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य का जो दर्जा है वो दिया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? एक होता है राज्य गठन आयोग, दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया था। पहले 14 स्टेट थे, फिर इसमें 6 जो यूनियन टेरिटरी थी उनको स्टेट बनाकर इसी के द्वारा पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है राज्य का दर्जा दिया गया। और रिपोर्ट कौन सी थी? तो फजल अली कमेटी जो है इसके द्वारा जो है 1956 में फजल अली कमेटी के द्वारा जो है इसका गठन 1953 में हुआ था और इसी रिपोर्ट के द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। ठीक है, अब नागालैंड की बात कर लेते हैं तो नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो 1963 में हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 1953 में हुआ है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो 1960 में होता है। नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्योहार, जिसको हम 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाते हैं, जो कि 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। और इसकी शुरुआत जो है वो कब होती है? तो 2000 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी? हॉर्नबिल त्योहार की। गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा राज्य जो है वो
30 मई 1987 को बना था। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो कि जैसे हम नेफा के रूप में भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन नेफा NEFA एसोसिएशन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट NEFA नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन एसोसिएशन के रूप में हम इसको जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को, जिसका गठन जो है वो 1 फरवरी 1987 को होता है। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का जो गठन है वो होता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको राज्य का जो दर्जा है वो दिया जाता है। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो इसको, सिक्किम को जो है वो 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भारत में विलय किया जाता है, और 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है, किसको, सिक्किम को। और इसको कब मिला है तो 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम को जो है भारत के अंदर आर्टिकल 3 के द्वारा जो है वो मिला लिया जाता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि सीमाओं में जो परिवर्तन है वो भारत के अंदर रहकर ही करना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है कि बाहरी जो सीमा है, बाहरी सीमा से अगर किसी अपने देश में कोई सीमा मिलाना चाहे, जैसे पाकिस्तान की कोई अगर क्षेत्र है और भारत में मिलाना चाहे तो वो आर्टिकल 3 के तहत मिलाया जाएगा। अगर कोई नाम चेंज होगा तो वो 2 के तहत होगा, और अगर जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश को दिया जाए तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत दिया जाएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को जो है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर 2000 को, इन तीनों को देखो, छत्तीसगढ़ को तो MP से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को UP से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है। झारखंड को किससे अलग किया गया है तो झारखंड को जो है वो बिहार से अलग कर दिया गया। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना जो है वो नवीनतम राज्य की बात कर लेते हैं तो 2 जून 2014 को नवीनतम राज्य के रूप में हम इसको जानते हैं तेलंगाना को। लद्दाख की बात कर लेते हैं तो लद्दाख एक राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी है। क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में। दादर नगर हवेली और दमन व दीप, इसको कब जोड़ा गया है? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन व दीप को। कब? 26 जनवरी 2020 को, यानी 2020 को। कैलाशनाथ बांचू की बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि प्रथम भाषाई राज्य स्थापित होना चाहिए, और कब और कौन सा हुआ था प्रथम भाषाई राज्य? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन कब किया गया था? राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1953 को मिला था। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? तो 1953 में उसका गठन होता है, और पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश में बना था। और कब बना था? तो 1956 में बना था। स्थापना आधार की बात कर लेते हैं तो हाईकोर्ट जो है वो पहले तो बॉम्बे में बनता है, पहले हाईकोर्ट जो है वो कलकत्ता में बनता है, दूसरा हाईकोर्ट बॉम्बे में बनता है, और तीसरा हाईकोर्ट जो है वो मद्रास में बनता है। कब बनता है? तो 1862 में बनता है। स्थापना के आधार पर हाईकोर्ट की बात की जा रही है कि पहले कौन सा बना था? तो कलकत्ता में बना था, दूसरा बना था बॉम्बे में, तीसरा मद्रास में। और इलाहाबाद की बात कर लेते हैं तो 4th नंबर पर जो है वो इलाहाबाद में हाईकोर्ट बना था। कब? 1866 में। यहाँ पे ये 1862 में बन जाते हैं, फिर 4 साल बाद जो है चौथा बनता है, कौन सा? इलाहाबाद का। फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की। तो इसके आर्टिकल की बात कर लेते हैं, 12 से 35 जो है इसका आर्टिकल है। अगर भाग की बात कर लेते हैं तो भाग 3 में आता है, और कहां से संविधान का स्रोत लिया गया है अधिकारों का? तो ये अमेरिका के संविधान से अभी आपको बता चुके। आर्टिकल 359 की बात कर लेते हैं तो आपातकाल जो है, मैक्सिमम तो आपातकाल का कोई टाइम नहीं होता, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, आपातकाल की स्थिति। फंडामेंटल राइट जो है वो कौन कौन से स्थगित कर दिए जाते हैं? तो 20 और 21 जो है इसको स्थगित कर दिया जाता है अगर आपातकाल लगता है। कौन से? 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराध से दोष सिद्धि। कौन सा? अपराध से दोष सिद्धि आर्टिकल 20 कहता है। और प्राण एवं देह की जो स्वतंत्रता है वो किसमें है? तो वो आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 21 के ए में क्या है? तो अभी आपको हम ऊपर बता चुके, जो 86 में संविधान संशोधन हुआ था वो उसी में जोड़ा गया था। इमरजेंसी की बात कर लेते हैं तो 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार लगा है। और तीसरी बार कब लगा था? तो इंदिरा गांधी ने जो है वो लगाया था। और उस टाइम कौन प्रेसिडेंट थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है उस टाइम पर राष्ट्रपति के पद पर थे। और तीसरी बार कब लगाया गया था? तो 1975 में लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और इंदिरा गांधी उस टाइम कौन थी? तो PM थी।
राष्ट्रपति जो है वो मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो मैक्सिमम 3 ईयर के लिए लगाया जा सकता है। और 360 जो है वो क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल के बारे में कहता है। आर्टिकल 32 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 32 ये कहता है, भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान की जो आत्मा है या फिर जो संविधान का हृदय है वो किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को जो है वो संविधान की हृदय या फिर आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश। जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? टू हैव बॉडी ऑफ, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को आप गिरफ्तार करते हैं और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी भी न्यायालय में या तो स्टेट मतलब आपको या तो आपकी तहसील वाला न्यायालय हो या फिर डिस्ट्रिक्ट वाला न्यायालय हो, आपको वहां पेश करना जरूरी हो जाता है। परमादेश का मतलब क्या होता है कि बात इतना ही समझो, ज्यादा इसमें समझने की कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने को बस इसमें ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी जो है रिट जारी कौन से प्रकार की होती है, कौन से प्रकार की नहीं होती है, सिर्फ इतना ही याद रखो। बाकी आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म के बारे में, ठीक है। 23वें जो तीर्थंकर हैं, फर्स्ट नंबर के जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। 24वें नंबर के कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और 23वें नंबर के कौन है? तो 23वें नंबर के कौन है? पारस्वनाथ थे, जिन्हें हम किस नाम से जानते थे? तो चतुर्याम के नाम से जानते थे। इन्होंने क्या क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी करना पाप है, ठीक है, और अपरिग्रह। इन्होंने ये 5 चीजें जो है, 5 नहीं, इन्होंने ये 4 चीजें दी थी। जो 5वीं चीज है ब्रह्मचर्य, ये किसने ऐड किया था? तो ये जो है वो महावीर स्वामी ने 5वीं चीज जो है वो ऐड की थी। शाखा कौन सी है? अगर जैन धर्म की हम बात करें तो एक होती है श्वेतांबर, एक होती है दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं, श्वेत से क्या करेंगे हम? सफेद को याद रखेंगे। और जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं श्वेतांबर। और श्वेतांबर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो स्थूल भद्र श्वेतांबर के थे। श्वेत से स्थूल को याद रखेंगे। दिगंबर की बात कर लेते हैं, जो लोग दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं, यानी कि जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, ठीक है, निवस्त्र रहते हैं। उनके संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु जो है उसके संस्थापक थे। जैन संगति जो है, 2 जैन संगति चलती है, एक तो चलती है 300 BC और दूसरी चलती है 512 AD। 320 AC में पाटलिपुत्र में हुई थी और 512 AD में वल्लभी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? 320 BC की जो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और 512 AD में जो वल्लभी में हुई थी उसके कौन थे? तो देवर्षि क्षमा श्रवण इनका नाम था। देवश्री क्षमा श्रवण इनका नाम था। बुद्ध धर्म की बात कर लेते हैं, तो प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? बुद्ध ने आनंद में दिए थे। गुरु इनके कौन थे? तो अलार कलाम जो है इनके गुरु थे। और अंतिम उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? तो सुभद्र को दिए थे, ठीक है। मृत्यु कब हो जाती है? तो 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? महात्मा बुद्ध की। इनके जन्म की बात कर लेते हैं, तो 563 BC में इनका जन्म होता है और 483 BC, BC हमेशा यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। और इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 483 में। ये उल्टा चलता था BC, ठीक है। कब? कितने? 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहां पर होती है? तो हिरण्यवती नदी पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था। और वो किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से ये संबंधित थे। जन्म की 4 घटनाएं होती हैं। जो महात्मा बुद्ध है इनके जीवन काल की 4 घटनाएं हैं, जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो महाविनिष्क्रमण जो घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था? इन्होंने घर छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? घर छोड़ दिया था। और 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी। अगर इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाबोधि कहा जाता है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो निर्जला नदी के किनारे प्राप्त होती है, ठीक है। किसके? पीपल वृक्ष के नीचे। धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, कहां पर पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था। और उस उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं,
ठीक है। निर्जला नदी के किनारे इन्हें पीपल के नीचे जो है वो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को। इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में होती है, 80 वर्ष बाद। उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और बोध गया में इनको जो है वो मृत्यु हो जाती है। कहां पर? बोध गया में इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। चौथी बौद्ध संगति जो है, बौद्ध संगति, इसमें क्या हुआ था? जो बौद्ध है ये हीनयान और महायान दो भागों में बट जाता है। किसमें? हीनयान और महायान दो भागों में बट जाता है। वज्रयान संप्रदाय की बात कर लेते हैं तो ये तिब्बत में होता है, जिसको हम सांतरिक्ष सहयोगी के नाम से जानते हैं। महारक्षिति किसको कहते हैं? जो यमन देश गए उनको हम महारक्षिति कहते हैं। यानी कि बौद्ध संगति में जो हीनयान और महायान दो तरीके के लोग बट गए थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। महेंद्र और संघमित्रा की बात कर लेते हैं। ये लोग कहाँ गए थे? तो ये लोग गए थे लंका। कहाँ गए थे? लंका। और ये थे कौन? ये थे अशोक के बेटे। मज्जिम की बात कर लेते हैं तो मज्जिम जो है वो हिमालय क्षेत्र में चले गए थे। मौर्य वंश की बात कर लेते हैं तो मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 322 से लेकर 298 बीसी जो है इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अशोक के कार्यकाल की। किसके? अशोक के कार्यकाल की। यहाँ पे बिंदुसार आ जाता है बीच में, लेकिन बिंदुसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अशोक की जो डेट है उसको हम याद रखेंगे। 269 से लेकर 232 तक जो है वो अशोक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है। इसके बाद में इनके जो न्याय करने वाले थे उनको हम किस नाम से जानते थे? तो व्यवहारिका के नाम से जानते थे। वाणिज्यिक देखरेख के जो अध्यक्ष थे उसको हम किस नाम से जानते थे? तो पणयाध्यक्ष के रूप में जानते थे। मुद्रा और टकसाल के जो देखरेख वाले जो अध्यक्ष थे उनको हम किस नाम से जानते थे? तो लक्षणाध्यक्ष के रूप में उनको हम जानते थे। मापतोल जो करता था उसको हम किस रूप में जानते थे? तो पौतवाध्यक्ष के रूप में जानते थे। और भूमि का जो रखरखाव रखते थे उसको हम किस नाम से जानते थे? तो सीताध्यक्ष के रूप में हम जानते थे। या फिर कृषि के रूप में भी भूमि या कृषि एक ही बात हो जाती है। अंतर वैदिक का मतलब क्या होता है? कि अंतापुर की व्यवस्था रखना। पुरोहित कौन था? तो पुरोहित जो है वो धर्म का समाचार करते थे। रूप दर्शक किसको कहते थे? तो कारीगरों के जो निरीक्षण करते थे उसको रूप दर्शक कहते थे। एग्नोमोई क्या होता था? जो मार्ग यानी कि सड़क बनाने का काम करते थे उनको हम एग्नोमोई के नाम से जानते थे। राजस्व विभाग के देखरेखकर्ता को हम किसके नाम से जानते थे? तो समाहर्ता के नाम से जानते थे। महालेखाकार की बात कर लेते हैं तो आश्रम पटालाध्यक्ष के रूप में इनको हम जानते थे। वन विभाग मुख की बात कर लेते हैं तो आडविक के रूप में इसको हम जानते थे। खजाना विभाग की देखरेख करने वाले को हम सन्निधाता के नाम से जानते थे। खान विभाग जो था उसको हम अकाराध्यक्ष के रूप में जानते थे। कताई बुनाई की बात कर लेते हैं तो सूत्राध्यक्ष इसके रूप में हम जानते थे, जो देखरेख करते थे कताई बुनाई की, खान की, खजाना की, इनकी देखरेख करने वाले को हम इस नाम से जानते थे। मौर्य काल की बात हो रही है, ठीक है। अशोक को और चंद्रगुप्त मौर्य को हम जरूर याद रखेंगे। बिंदुसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे अब है तो पढ़ लें, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक जो है, अशोक सौराष्ट्र का गवर्नर था। किसका था? सौराष्ट्र का गवर्नर था। सुदर्शन झील की बात कर लेते हैं तो सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का, ठीक है। तुसास ने नहरें निकलवाई थी। किसने? तुसास ने नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन की बात कर लेते हैं तो सुविशाख यानी कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इतना नहीं है, इसमें सिर्फ सुदर्शन झील के बारे में याद रखेंगे किसने बनाई थी, तो पुष्यगुप्त ने इसको पूर्ण तरीके से निर्माण करवाया था, ठीक है। बार बार इसमें ये नहीं पूछेंगे कि उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो क्योंकि एक लोगों ने तो करवाया नहीं इसमें, क्योंकि 3 लोगों ने इसको जीर्णोद्धार है मतलब उसका पुनः निर्माण, ठीक है। अगर टूट फूट जाए तो उसका दोबारा से निर्माण। विविताध्यक्ष किसको कहते थे? तो चारागांव का जो अध्यक्ष होता था उसको विविताध्यक्ष के रूप में जानते थे। सार्थवाह के रूप में किसको जानते थे? तो व्यापारियों का जो काफिला होता था उसको हम सार्थवाह के रूप में जानते थे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1972 में जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं, ये 1973 में आता है। प्रोजेक्ट हाथी जो है वो 1992 में आता है। जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में आता है। गिद्ध
संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 2006 में आता है। और हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो ये 2009 में आता है। गैंडा संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1987 में आता है। कछुआ संरक्षण अधिनियम 1975 में आता है। प्रोजेक्ट हंगुल या फिर लाल हिरण जिसको हम कहते हैं, ये 1970 में आता है। और कस्तूरी मृग या फिर हम मास्क डियर के नाम से जान लेते हैं, ये संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1970 में ये आता है। अब आ जाते हैं किस पर? राष्ट्रीय उद्यान पर, नेशनल पार्क पर। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में स्थित है। बेतला की बात कर लेते हैं, तो बेतला जो है ये झारखंड के पलामू में स्थित है। नौरा घाटी की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये स्थित है। मॉलिंग और दीपोर बिल की बात कर लेते हैं, तो मॉलिंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और दीपोर बिल जो है ये असम में है। ये दोनों ही रामसर साइटों के रूप में हम इसको जानते हैं। धीमा की बात कर लेते हैं, तो धीमा नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है। मुकुर्ती या मुद्दुमलाई की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में। मुरलेन की बात कर लेते हैं, तो ये मिजोरम में है। गोरुमारा, सिंदालीला, सुंदरबन और बुक्सा ये कहां पर है? सभी नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ताडोबा मेलघाट की बात कर लेते हैं, ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। खीरगंगा की बात कर लेते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अंसी और बरेरगट्टा की बात कर लेते हैं, तो ये कहां पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। ग्रीन हाउस गैस की बात कर लेते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, एक मीथेन आती है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड आती है, एक सीएफसी आती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो कि सबसे घातक होती है और जो कि एसी और फ्रिज से निकलती है। इसी का कारण है कि ओजोन परत जो है उसका क्षीण हो रहा है, यानी कि परत जो है उसकी पतली हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस में आती है और जल वाष्प भी जो वो आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आती है और O2 जो है जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, ये 1997 में जापान में चलाया जाता है और ये किससे संबंधित है? तो कार्बन क्रेडिट अवधारणा उत्पन्न हुई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, तो ये ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत से संबंधित है। और ये कब आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो 1987 में ये आता है। रियो डी जेनेरियो की बात कर लेते हैं, ये कब आता है? तो 1992 में आते हैं। कांग्रेस ऑफ पार्टीज की बात कर लेते हैं, तो पहला कांग्रेस ऑफ पार्टी यानी कि पहला सीओपी कब हुआ था? तो ये पहला सीओपी जो है वो 1995 में बर्लिन में होता है। अभी 2023 वाले की बात कर लेते हैं, जो कि 28वें नंबर का था सीओपी, जिसको हम दुबई में हुआ था। और 24वां जो है वो कि 24वां जो है वो 29वें नंबर का है सीओपी। ये कहां पर हुआ है? तो ये अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। 2025 की बात कर लेते हैं, ये कहां पर होगा? ये ब्राजील में होगा, ब्राजील के बेलेम में होगा। जैविक मरुस्थल की बात कर लेते हैं, तो जैविक मरुस्थल जो है वो दामोदर नदी पर जैविक मरुस्थल स्थित है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। उत्पत्ति में क्या होता है? इसमें खरपतवार जो होती है ये हिल्स होती, खरपतवार जो है जिसको खरपतवार खमरपत हिल्स, जिसको हम छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी पर जो डैम है वो कौन कौन सी है? वैसे तो दामोदर को जो हम बंगाल का शोक कहते हैं। अभी कोसी नदी जो है उसमें बिहार में बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ था। तहलका का मतलब है बहुत ज्यादा वहां पर बाढ़ आई थी कोसी नदी के कारण, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बराकर, कोनार, जामुनिया, मुनियार और साली जो है इसकी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। जनगणना की बात कर लेते हैं। जनगणना से संबंधित हमने अभी कल पिछले पार्ट में भी क्वेश्चन जो है वो करवाए थे। नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.16% जो है वो नगरीय जनगणना है। ग्रामीण की बात कर लेते हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश की है। और कितनी है हिमाचल प्रदेश की? तो 90% है। सबसे ज्यादा ग्रामीण कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है और यहाँ पर अगर ग्रामीण की बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम परसेंट में ग्रामीण की बात कर लेते हैं,
तो परसेंट में ग्रामीण में गोवा में है। कहां पर है? गोवा में। कितने? 37.8% है। सर्वाधिक शहरी की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक शहरी कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। धार्मिक सामूहिक सर्वाधिक भाग नगरीय कौन सी है? यानी कि सर्वाधिक भाग नगरीय में कौन सा धार्मिक है? तो जैन धर्म जो है वो सर्वाधिक भाग नगरीय में है। ठीक है, जैन धर्म के लोग जो है वो सबसे ज्यादा नगरीय लोग हैं। हिंदू की बात कर लेते हैं तो भारत में 79.8% जो है वो हिंदू रहते हैं। मुस्लिम की बात कर लेते हैं तो 14.2% जो है वो मुस्लिम रहते हैं। ईसाई की बात कर लेते हैं तो 2.3% जो वो ईसाई रहते हैं। सिख की बात कर लेते हैं तो 1.7% रहते हैं। बौद्ध की बात कर लेते हैं तो 0.7%। और जो बचे हुए हैं वो किस में रहते हैं? वो जैन में रहते हैं, और जैन ही सबसे ज्यादा नगरीय में रहते हैं। प्रथम भूमि विकास की बात कर लेते हैं, ये 1920 में होता है, और कहां पर? जालंधर पंजाब में है। प्रथम भूमि विकास बैंक जो है इसको खोला जाता है। प्रथम ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं तो ये 1975 में प्रथम ग्रामीण बैंक जो है वो कहां पर? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला जाता है। और 2006 में जो है वो प्रथम ग्रामीण बैंक को ही नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नाबार्ड की बात कर लेते हैं तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को होती है। किसकी? और ये नाबार्ड है क्या? तो ये आरबीआई का सहायक इसको कहा जाता है, नाबार्ड बैंक को। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए धन जो है वो पश्चिम बंगाल आईडीए से भी आता है। वर्ल्ड बैंक, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए जो धन है वो वर्ल्ड बैंक भी देती है, और आईडीए भी से भी आता है। इसका नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई है। और 5 ईयर प्लान जो है वो कौन से नंबर की थी? तो 5 ईयर प्लान जो है वो 6 नंबर की थी, तब नाबार्ड की जो है वो स्थापना होती है। प्रेसिडेंट कौन है? तो केजी साबी जो है वो प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक में जो है वो 5 बैंक आती हैं। एक तो आईबी आरडी आती है, आईएफसी आती है, और आईडीए आती है। अभी आईडीए देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए धन वर्ल्ड बैंक और इससे आती है। ठीक है, एम आईजीए आईसीएसआईडी जो है ये 5 वर्ल्ड बैंक के अंदर में आती है। कैपिटल की बात कर लेते हैं तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? यानी कि 100 करोड़ होनी चाहिए। समिति कौन थी नाबार्ड को बनाने के लिए? तो शिवरमन समिति जो है इसका गठन किया गया था। किसका? नाबार्ड का। एक्ट कौन सा आता है? तो एक्ट जो है वो 1981 का एक्ट था, और स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की शिवरमन समिति के द्वारा। अब आ जाते हैं सिडबी की स्थापना कब की जाती है? तो 1990 में सिडबी की स्थापना की जाती है। आईडीबीआई की स्थापना कब की जाती है? तो 1964 में इसकी स्थापना की जाती है, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और इसका सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। एक्सिम बैंक की बात कर लेते हैं तो 1982 में इसकी स्थापना होती है, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सेबी की बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 में होती है, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1992 का एक्ट था, 1988 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? सेबी की। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर? साइंस पर थोड़ी सी। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने का काम गैल्वेनोमीटर का होता है। एमीटर का काम क्या होता है? तो एमीटर का काम होता है धारा का प्रभाव बताना। क्या? धारा का प्रभाव बताना। रियोस्टेट का काम क्या होता है? कि प्रतिरोध क्षमता को मापना कि वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। वोल्टमीटर की बात कर लेते हैं तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो वोल्टमीटर से नापा जाता है। प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अदिश क्या होती है? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होती है। और सदिश में क्या होता है? हमने एक दिन बताई थी, आ का मतलब ना और दिश का मतलब दिशा, यानी कि जिसमें दिशा का निर्णय ना हो उसको हम अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा का निर्णय हो परिमाण सहित। ठीक है, परिमाण सहित की बात हो रही है। सहित, शासक का मतलब ही सहित है, दिशा भी होनी चाहिए और सहित यानी कि परिमाण भी होना चाहिए। तो द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, समय, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, आवेश, ये सभी क्या है? ये सभी अदिश राशियां हैं। मोलों की संख्या कैसे मापते हैं? तो द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमांक जो है वो मोलों की संख्या इस प्रकार से मापते हैं। बाकी ये जो है ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है, वैसे न्यूमेरिकल वाले, तो ये एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तभी पढ़ लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे जेली जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका और कोशिका झिल्ली के बीच भरे जेली जैसे पदार्थ को साइटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म के रूप में किसको जानते हैं? तो भौतिक जीवन का आधार जो है
प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी खोज किसने की? तो पुरकिंजे के द्वारा 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की जाती है और जीव द्रव्य नाम दिया गया था इसको। सेल के केंद्र के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में इसको हम जानते हैं। आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? तो आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। इसी को हम पाचक थैली के रूप में जानते हैं। किसको? लाइसोसोम को। और पाचक एंजाइम से भरी होती है कौन सी? लाइसोसोम। और कोशिका को साफ भी कौन करता है? तो कोशिका को साफ करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबले के द्वारा 1955 में की जाती है और इसी के लिए इन्हें 1974 में जो है वो नोबेल से सम्मानित किया जाता है। किसको? डी डुबले को। यूकैरियोटिक सेल में जो है यूकैरियोटिक सेल यानी कि कोशिका में पाई जाती है कौन सी? लाइसोसोम। स्तनधारी के WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं होता है। किसमें? स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें WBC में लाइसोसोम नहीं होता है। रॉबर्ट हुक की बात कर लेते हैं तो सन 1665 में जो है इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम माइक्रोग्राफिया के रूप में जानते हैं। और ल्यूविन हॉक ने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। किसने? ल्यूविन हॉक के द्वारा की गई थी। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये केंद्रक के द्वारा होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831 में केंद्रक की खोज की थी। साइटोलॉजी क्या कहलाती है? सेल्स यानी कि कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद द्वितीयों की बात कर लेते हैं तो पादप जो है वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। जीवाणु जो है वो पेप्टी डोगलाइकिन से बने होते हैं। कवक जो है वो काइटिन से बने हुए होते हैं। अब आ जाते हैं करंट अफेयर पे। भारत का पहला ग्रीन हाउस पायलट प्रोजेक्ट कौन सा है? तो जो इसकी स्थापना जो है पहला ग्रीन हाउस पायलट जो है इसकी सतलज नदी जल विद्युत निगम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और कहां पर होती है? तो हिमाचल प्रदेश के नाफ्ती झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में इसकी स्थापना होती है। किसकी? पहला ग्रीन हाउस पायलट प्रोजेक्ट की। प्रतिदिन क्या होता है इसमें? 8 हावर में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। किसमें? 8 घंटे में। दिवस व थीम की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 23 जून को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसकी थीम है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस। इसका जो थीम है वो क्या है? कि भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूज आर वेलकम इसका जो थीम है वो है। इंटरनेशनल योगा दिवस सभी को पता है कि 21 जून को ये सभी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस सभी को पता है। पर स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस थीम जो है ये सभी को ज्यादातर पता है 21 जून वगैरह। पृथ्वी दिवस जो है वो भी। इसके बाद में जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। और जैव विविधता दिवस जो है मार्च अप्रैल 22 मई को मनाया जाता है। नाटो की बात कर लेते हैं तो 4 अप्रैल 1949 को जो है वो नाटो की स्थापना होती है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है नाटो का? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है किसका? नाटो का। और नाटो का 32वां मेंबर कौन बना है? तो 32वां जो मेंबर है वो स्वीडन बना हुआ है। बाकी इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो आप अपने PDF के द्वारा देख लेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।